जैसे ही चंद्र प्रताप शुक्ला जी के भेजे हुए आदमी ने उन्हें आकर बताया कि कैसे सिद्धार्थ इंडिया में आकर वहां शो ऑफ कर रहा था, और इतना ही नहीं उसने बिना वजह लड़कियों को परेशान भी किया, तो ये सब बात सुनकर शुक्ला जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्हें हैरानी हो रही थी कि उनका बेटा ये सब कर रहा था। और उन्हें पता चल गया था कि जहां से सिद्धार्थ ने इन लोगों को लोकेशन का सिग्नल भेजा है वो इस वक्त आर्टिफिशियल आइलैंड का सिग्नल है। जो बात सिद्धार्थ के पिता और उनके खास आदमी दिनेश जी को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो बात यह थी कि इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बावजूद भी उन्हें अभी तक ये नहीं पता लगा था कि उस आइलैंड का मालिक कौन है और किसने सिद्धार्थ को कैद किया है और आखिर उस मालिक की असली पहचान क्या है। पूरी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना पता चल पाया था कि आखिर इनके बेटे ने क्या किया था और किस वजह से इस वक्त वो कैद था। दिनेश ने अपने बॉस से पूछा, बॉस क्या वो आदमी इस बारे में पता करना भूल गया? मैंने उन्हें कहा था कि आइलैंड के मालिक के बारे में सब कुछ पता करें। इस वक्त दिनेश और उसके बॉस दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। उनका इतना इंतजार करना और अपने आदमी को वहां भेजना कुछ खास काम नहीं आया, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी थी जिसका ये लोग कुछ खास कर नहीं सकते थे। इस बार शुक्ला जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, यह आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा खर्च होता है, मुझे हर हाल में ये पता होना चाहिए कि किसमें इतनी दम है जिसने मेरे बेटे को कैद करने की कोशिश की है। ये सारी बात जानकर दिनेश ने तुरंत उस आदमी को ऑर्डर दिया कि वो पूरी जानकारी पता लगा कर आए। जल्दी ही एक सबऑर्डिनेट ने उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। हालांकि जो बात इन सारे लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इनमें से किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि उस पूरे आइलैंड का मालिक कौन है और वो कैसा दिखता है। असल में जो अंडरग्राउंड रिपोर्टर ये सारी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे थे उनमें इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो कार्तिक की असली पहचान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सके या फिर उसके बारे में किसी भी तरह की रिपोर्ट किसी और को दे सके। इसलिए इन लोगों के पास कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और यहाँ तक कि आम लोग कार्तिक की असली पहचान के बारे में जान भी नहीं सकते थे, जिसका अपना एक कारण था। हाइजू में आए हुए कार्तिक को अभी काफी टाइम हो चुका था और यहाँ पर उनका सपोर्ट हाइजू के दो सबसे बड़े ताकतवर लोग कर रहे थे और इन ताकतवर परिवारों का साथ मिलने के बाद ऐसा कहा जा सकता था कि पूरा हाइजू शहर अब कार्तिक के कंट्रोल में आ गया था। इतने बड़े आदमी की इन्फॉर्मेशन बिना किसी या उसकी मर्जी के किसी को भी देना शायद इन सब इन्फॉर्मेशन सेलर के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता था। जैसे ही शुक्ला जी के भेजे हुए उस आदमी ने उस इन्फॉर्मेशन सेलर से आइलैंड के मालिक कार्तिक की इन्फॉर्मेशन मांगी तो उस आदमी के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और ये देखकर समझा जा सकता था कि कार्तिक की इन्फॉर्मेशन मांगने पर वो आदमी बहुत ज्यादा डर गया था और साथ ही साथ शुक्ला जी के आदमी को डांटने भी लगा था। वो कैसे की इन्फॉर्मेशन उससे मांग सकता है? हालांकि शुक्ला जी के भेजे हुए आदमी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। उन लोगों को लगा कि शायद इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये सोचकर ये लोग दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने लगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। हालांकि वहां भी जैसे ही इन लोगों ने हिम आइलैंड के मालिक के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहा, उन लोगों को तुरंत उसने वहां से भगा दिया और दोबारा यहाँ ना आने के लिए कहा। इस तरह की सिचुएशन देखकर जब इन लोगों को भी थोड़ा डर लगने लगा, इन लोगों को भी अब लग रहा था कि जरूर उस आइलैंड का मालिक कोई बहुत बड़ा आदमी है। उन लोगों से डील करना इतना आसान नहीं होगा। इन लोगों को अभी तक इतना समझ में आ चुका था इस पूरे आइलैंड पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर पर कार्तिक का राज है और किसी में भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। और जैसे ही ये बात शुक्ला जी को पता चली तो उन्होंने गुस्से में अपने दांत पीसने शुरू कर दिए, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ साथ उसके 10,000 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी एक ही रात में उस आइलैंड के मालिक ने कैद कर लिया था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार शुक्ला जी अपने इतने ताकतवर दुश्मन से टकराए थे। ऐसा नहीं था कि शुक्ला जी को कार्तिक से डर लग रहा था, बस उन्हें इस बात की चिंता थी कि फिलहाल उनका बेटा उनके दुश्मन की कैद में है, इसीलिए उन्हें एक एक कदम सोच सोच कर उठाना पड़ रहा था। अगर शुक्ला जी अपने सारे आदमियों को लगाकर उस आइलैंड पर देखते हैं और एक लार्ज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो हो सकता है कि इसके अलग अलग तरह के परिणाम निकले और ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए। फिलहाल तो शायद शुक्ला जी कार्तिक से लड़ने या बदला लेने के बजाय बस अपने बेटे को सही सलामत वहां से निकालने के बारे में सोच रहे थे और बाकी सारी चीजें उनके लिए अब इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती थी। कुछ देर सोचकर शुक्ला जी ने अपने खास आदमी दिनेश के सुझाव को ही अमल में लाना सही समझा। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बार क्रोकोडाइल सोसाइटी से कांटेक्ट कर लेना चाहिए ताकि ये लोग उनकी मदद कर सकें। हालांकि उससे पहले उन्हें अपनी असली पहचान को अपने दुश्मन तक पहुंचाना और खास करके उसे ये बताना था कि शुक्ला जी भी बहुत ताकतवर है और साथ ही साथ वो उस आइलैंड पर अपने किसी खास आदमी को भेजना चाहते थे ताकि वो कार्तिक से नेगोशिएशन कर सके। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर कल रात को पार्टी में सिद्धार्थ के लोगों ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी उस वजह से कार्तिक का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था, पर फिर भी उसकी तरफ के लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और साथ ही साथ सारे एम्प्लॉयज भी खुश थे और आधी रात तक पार्टी कर रहे थे। इसी वजह से कार्तिक को कुछ खास गुस्सा भी नहीं आ रहा था। पार्टी करके सब लोग लेट सोए थे और इसलिए आज सुबह से कार्तिक भी सो ही रहा था और अब दोपहर हो चुकी थी। जब मैगी ने जाकर 2 बजे कार्तिक को जगाया तब कहीं कार्तिक की नींद खुली। कार्तिक के जागते ही मैगी ने उसे बताया कि बॉस बाहर के कुछ लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि वो लोग शुक्ला परिवार के लोग हैं और वो लोग कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। कार्तिक एकदम शांति से सो रहा था पर मैगी के अचानक जागने की वजह से उसका दिमाग एकदम से फ्रीज हो गया और उसने अजीब सवाल पूछते हुए मैगी से कहा, कौन शुक्ला परिवार? उन लोगों का मुझसे क्या लेना देना है? शायद वो लोग गलत जगह पर आ गए, उन्हें वापस भेज दो। कार्तिक की बात सुनकर मैगी एक बार के लिए तो हैरान हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसे हंसी आ रही थी पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और कार्तिक से कहा, बॉस क्या आप भूल गए कि कल रात हमने जिस आदमी को पकड़ा था और कैद किया था उसका नाम सिद्धार्थ शुक्ला है और शुक्ला परिवार हमसे उसी के बारे में बात करने आया है। मैगी के एक्सप्लेनेशन करने के बाद अब जाकर कार्तिक को कहीं ठीक से समझ में आया था और उसकी आंखें खुली। उसने रिएक्ट करते हुए कहा, ओह अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो? मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। कल रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी
कल रात को 10,000 लोगों का एकदम से हमला कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कहीं ना कहीं कार्तिक के साथ सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। हालांकि जब सब कुछ ठीक हो गया तो कार्तिक आराम से जाकर सो गया और सब कुछ भूल भी गया था। इस वक्त कार्तिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कल रात को उसने इतनी बड़ी जंग लड़ी थी। मैगी की बात सुनकर कार्तिक अपने बालों को खुजाने लगा और थोड़ा इम्पेशेंट होकर बोला, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अगर सच सच कहा जाए तो कार्तिक ने इस वक्त इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि शुक्ला परिवार को इस बात का कैसे पता चला कि उनका बेटा यहाँ कैद है, और ना ही कार्तिक इस बारे में जानने की कोई खास कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे वैसे भी सिद्धार्थ को लेकर कोई खास टेंशन या डर नहीं था। कार्तिक ने इस वक्त बिल्कुल सोचा नहीं था कि वो शुक्ला परिवार से कैसे नेगोशिएशन करने वाला है या कैसे बात करेगा। उसने सोच लिया था कि शुक्ला परिवार जिस तरह से उससे बात करेगा, जो बातें उसके सामने रखेगा, कार्तिक उसी वक्त उन सब के बारे में सोचकर जवाब देगा। सिद्धार्थ ने इतने सारे लोगों को उसके आइलैंड पर लाने की कोशिश की थी और साथ ही साथ उस पर हमला बोलने की भी कोशिश की थी, और ये बात कार्तिक उतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। वो बस सही टाइम का इंतजार कर रहा था और कार्तिक ने मन ही मन सोच लिया था कि वो इतनी आसानी से सिद्धार्थ को नहीं जाने देगा। अभी तक परमिशन नहीं मिली थी, इसीलिए शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोगों की जहाज बंदरगाह के आसपास ही घूम रही थी, और जैसे ही उन लोगों को आइलैंड पर आने की इजाजत मिली तो वो लोग तुरंत आइलैंड पर आ गए। इस वक्त तक कार्तिक का मिजाज और एटीट्यूड दोनों ही बहुत नॉर्मल थे। हालांकि जिन लोगों को शुक्ला परिवार ने भेजा था उनका एटीट्यूड कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था। वो लोग बहुत बेसब्री के साथ आइलैंड पर आए थे, जैसे यहाँ आते ही कार्तिक पर हमला बोलने वाले हैं। हालांकि जैसे ही ये सारे लोग आइलैंड पर आए, यहाँ का नजारा देखकर एकदम से भौचक्के के रह गए। इन लोगों की आंखें हैरानी से फैल गईं। कार्तिक के बने हुए सालिशान मैनर तक जाने वाली सड़क पर लगे हुए जेड स्टोन के पत्थर के टुकड़े को देखकर इन लोगों की आंखें लगभग बाहर आ गई थी। और जिन लोगों को शुक्ला परिवार ने कार्तिक से नेगोशिएशन करने के लिए भेजा था वो सब लोग शुक्ला परिवार के बहुत ही विश्वास वाले लोग थे और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काफी हाई पोजीशन पर थे। ये सारे लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के इंस्ट्रक्शंस के साथ कार्तिक के आइलैंड की तरफ बढ़े जा रहे थे। हालांकि पहले वहां पर बिछी सड़क पर जेड स्टोन के कुछ छोटे टुकड़ों को देखकर और बाकी सड़क पर जेड स्टोन का पानी लगा हुआ देखकर इन लोगों की आंखें बाहर आ गई थी और हैरानी से उनके बाल खड़े हो गए थे। और वहीं दूर से कार्तिक का वो आलिशान मैनर जहां जेड स्टोन दीवारों पर चिनवाया गया था वो देखकर इन लोगों की रूह कांप गई थी। सामने का नजारा इतना भयानक था कि ये लोग हैरानी से एक दूसरे से कह रहे थे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जेड स्टोन पर चल रहा हूँ। प्लीज मुझे चूटी काटो। तू अपने बाद में कहना, ये सिर्फ जेड स्टोन नहीं है बल्कि माउंटेन जेड स्टोन है जो इस पूरी दुनिया में बहुत रेयर है। अगर ये सबसे लो क्वालिटी का भी हो तो भी बस एक टुकड़ा मेरे हाथ लग जाए, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आफ्टर ऑल ये ग्रीन माउंटेन जेड है। ये सारे लोग यही सोच रहे थे कि जिन लोगों के लिए ये काम करते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, क्योंकि उनके पास जेड स्टोन की कई खदानें हैं। पर आज जिस सड़क पर वो चल रहे हैं वो भी जेड स्टोन से बनी हुई थी। ये देखकर ही उनके होश उड़ गए थे और अब कहीं ना कहीं इन लोगों को इस पूरे आइलैंड के मालिक से मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा हो गई थी और कहीं ना कहीं इन लोगों को कार्तिक से अब डर भी लग रहा था। आपको क्या लगता है कि ये नेगोशिएशन सही से हो पाएगा? जेड स्टोन से बनी हुई सड़क देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि कार्तिक अकेला इंसान था जिसने इतने कीमती पत्थर की सड़क बिछाई हुई थी। इन लोगों ने पहले भी ऐसे बहुत सारे परिवार देखे थे जो बहुत ज्यादा खर्चीले थे और बहुत सारा पैसा अपने रहन सहन में खर्च करते थे, पर यहाँ बात अलग थी। चाहे वो परिवार कितने भी ज्यादा पावरफुल और वेल्दी क्यों ना हो, पर उनमें से कोई भी जेड स्टोन को इस तरह से सड़कों पर नहीं बिछाता था। इस वक्त जिस सड़क पर ये लोग चल रहे थे वो बहुत लंबी थी और इतनी लंबी सड़क पर जेड स्टोन को बिछाना बहुत ही ज्यादा लग्जरी कॉन्सेप्ट था। ये तो किसी की भी इमेजिनेशन के बिल्कुल बियॉन्ड था। और फिर आगे जाकर कार्तिक के आलिशान मैनर की दीवार पर लगा जेड स्टोन जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, इनकी आंखों में रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये उन्हें और भी ज्यादा हैरानी में डाल रहा था। इन लोगों ने अपने सबसे भयानक सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा कि इन लोगों को कभी जेड स्टोन इस तरह सड़क पर और दीवार पर लगा हुआ दिखाई देगा। अब जाकर कहीं इन लोगों को समझ आ रहा था कि इनके बॉस सिद्धार्थ ने क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया और बिना बताए वो यहाँ तक आ गया और 10,000 लोगों को एक साथ लेकर इस आइलैंड पर धावा बोल दिया। सिद्धार्थ ही क्या, अगर कोई भी इस नज़ारे को देखेगा तो वो इस तरह का कदम उठाए बिना नहीं रह सकेगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जब इन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो भी अपने घर से बाहर आ गया था। हालांकि इन लोगों को इतना ज्यादा हैरान देखकर, इतना ज्यादा शॉक्ड देखकर कार्तिक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक के साथ साथ इस वक्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इन लोगों को इतना हैरान देखकर उनके चेहरे पर हंसी आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को अब ये सब देखने की आदत सी हो गई थी। ऐसे में अपने साथ आए हुए लोगों को इतना हैरान देखकर ये लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कार्तिक वापस अपने मैनर में हॉल के अंदर जाकर बैठ चुका था और इन लोगों के अंदर आने का इंतजार कर रहा था और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग इन्हें लेकर अपने साथ अंदर आ गए। शुक्ला जी के भेजे हुए लोग भी समझ गए थे कि अब उन्हें खुद को संभालना होगा और अपने चेहरे पर आए हुए इन अलग अलग भावों को मिटाना होगा, क्योंकि इन सब लोगों का मकसद अपने बॉस सिद्धार्थ को यहाँ से सही सलामत लेकर जाना था। कार्तिक का इन लोगों से बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने थोड़ी लेजी आवाज के साथ कहा, तो तुम लोग हो जिन्हें शुक्ला परिवार ने भेजा है, बोलो क्या काम है तुम लोगों को। कार्तिक ज्यादा टाइम इन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सीधा इधर उधर की बात किए बिना पॉइंट पर आ गया। वैसे तो कार्तिक को अच्छे से पता था कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं, पर फिर भी वो इन लोगों को कोई भी दूसरा मौका नहीं देना चाहता था। वहीं जब शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोगों ने देखा कि कार्तिक उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता है तो उन लोगों ने भी कोई इधर उधर की बात नहीं की और सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, हेलो मिस्टर मित्तल, हमें शुक्ला परिवार के मालिक चंद्र प्रताप शुक्ला जी ने यहाँ भेजा है।
शुक्ला सर आपसे नेगोशिएशन करने के लिए मिलना चाहते हैं। कार्तिक का एटीट्यूड देखकर ये लोग समझ गए थे कि कार्तिक से बात करना सिंपल नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों ने थोड़ी सी भी पोलाइटनेस नहीं दिखाई और अपने उसी एटीट्यूड में बात की जिसमें ये बाकी लोगों से करते हैं। ये बात जानते हुए भी कि इनके बॉस अभी सामने बैठे हुए आदमी की कैद में है। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने इनसे सवाल पूछते हुए कहा, चंद्र प्रताप शुक्ला, क्या वो सिद्धार्थ शुक्ला के फादर हैं? कार्तिक जवाब जानता था, उसके बाद भी उसने ये सवाल पूछा। कार्तिक ने जिस तरह से बात की थी उस बात को शायद शुक्ला जी के भेजे हुए कुछ खास लोग पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनमें से एक मैसेंजर ने कार्तिक से कहा, जी हाँ, चंद्र प्रताप शुक्ला जी सिद्धार्थ सर के पिता हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे म्यांमार कंट्री में उनका बहुत दबदबा है और कोई भी इतनी आसानी से उन तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता है। मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि आपको हमारे बॉस को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए और उनका नाम पूरी इज्जत के साथ लेना चाहिए। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ सर आपकी कैद में है फिलहाल, क्या हम जान सकते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है? अपने बॉस के बारे में कार्तिक के मुंह से कुछ खास इज्जत न पाता हुआ देखकर शुक्ला जी के भेजे हुए उन लोगों को काफी बुरा लग रहा था, इसीलिए उन लोगों ने तुरंत कार्तिक के सामने अपनी बात रख दी। इन लोगों की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई और उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे बताओ कि इज्जत कैसे देते हैं? तुम्हारे बॉस सिद्धार्थ ने जबरदस्ती 10,000 लोगों के साथ मेरे आइलैंड पर घुसने की कोशिश की और इतना ही नहीं, उसने मेरे एम्प्लॉइज के साथ बदतमीजी भी की। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ऐसे इंसान को इज्जत कैसे दी जाती है? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोग मुझे इज्जत देने के बारे में बात कर रहे हो? जहाँ खड़े हो वो मेरी जगह है और मुझसे अगर बात करनी है तो मेरे हिसाब से करनी होगी, क्योंकि यहाँ का किंग मैं हूँ। इस वक्त कार्तिक की आवाज में गुस्सा और गुरूर दोनों दिखाई दे रहा था, क्योंकि वास्तव में वो एक किंग था और कार्तिक को इस तरह का व्यवहार करना भी चाहिए था, क्योंकि ये सब कुछ सिद्धार्थ के लालच की वजह से हुआ था कि उसके इतना कुछ करने के बाद भी कार्तिक ने उसे जिंदा छोड़ रखा था, वरना ऐसे आदमी के लिए तो कार्तिक के मन में कोई इज्जत नहीं थी। वो जब चाहे सिद्धार्थ को मारकर फेंक सकता था, उसे शुक्ला परिवार का कोई डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार में जिन लोगों को बात करने के लिए यहाँ भेजा गया था, उन लोगों के विचार कुछ अलग थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके बॉस सिद्धार्थ ने कुछ भी गलत किया है, बल्कि उन लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि इन सब में गलती कार्तिक की है और उसने उनके बॉस के साथ गलत व्यवहार किया है। यही सब सोचकर इनमें सबसे सीनियर आदमी ने अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, मैं अब और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। हमें हमारे बॉस चंद्र प्रताप शुक्ला जी ने ऑर्डर दिया है कि हम यहाँ से आज अपने बॉस सिद्धार्थ को सही सलामत वापस लेकर आएं। अगर आप शुक्ला परिवार से कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप हमारे बॉस सिद्धार्थ को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिहा कर दें। इस आदमी ने अपनी बात पूरी की ही थी, तभी उसके बगल में खड़ा हुआ उसका साथी कार्तिक की तरफ देखकर उससे बोला, मिस्टर कार्तिक मित्तल, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप हमसे बात करने में या नेगोशिएशन करने में वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको शायद शुक्ला परिवार की ताकत का अंदाजा नहीं है और अगर आपको शुक्ला परिवार के बारे में पता होता तो आप कभी भी इतनी बड़ी गलती करने की जरूरत भी नहीं करते। इन लोगों की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई और उसने इन लोगों का मजाक बनाकर एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहा, यह सच है कि तुम्हारे बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को मैंने कैद किया है और अब तुम लोग ये कुछ बातें बोलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और चाहते हो कि मैं उसे बाइज्जत रिहा कर दूं। तुम लोगों को किसने हक दिया कि तुम मुझसे कार्तिक मित्तल से इस तरह बात करो? यहीं आकर शायद शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोगों ने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया था। इन लोगों ने कार्तिक से बदतमीजी करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ उसके सामने अपनी आवाज तेज करने की कोशिश की थी, जो कार्तिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शुक्ला परिवार के लोगों ने किसी और के सामने ये सारी बातें कही होती तो शायद आज इन लोगों को कुछ खास पछताना नहीं पड़ता, पर इन लोगों ने कार्तिक मित्तल के सामने ये सारी बातें कहने की कोशिश की थी। उसका खामियाजा तो भुगते बिना ये लोग यहाँ से जा नहीं सकते थे। कार्तिक ने अभी गुस्से से जो बात कही थी उसे सुनकर सामने खड़े हुए लोग थोड़ा सहम गए थे और इनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। इस वक्त कहीं ना कहीं इन लोगों को मन ही मन इस बात का एहसास हो गया था कि इन लोगों ने गलती कर दी है। इन लोगों को पता भी नहीं कि जिससे ये बात कर रहे हैं उसकी पहचान और बैकग्राउंड क्या है और उसकी कितनी ज्यादा ताकत है। इसके बावजूद भी ये लोग सामने बैठे हुए आदमी के सामने ना सिर्फ अपनी आवाज तेज कर रहे थे, बल्कि बिना नेगोशिएशन किए, बिना पोलाइट हुए ये लोग कार्तिक को सीधा धमकी दे रहे थे कि वो उनके बॉस को छोड़ दे। कहीं ना कहीं ये लोग खुद के साथ मजाक ही कर बैठे थे। हालांकि अभी भी जो बात इन लोगों ने कही थी उस वजह से सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों पर हंस रहे थे और कार्तिक भी इन लोगों का मजाक बना रहा था। सब लोगों को खुद पर हंसते हुए देखकर इनमें से एक आदमी जो इन लोगों का हेड था उसे एम्बैरेसमेंट की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से से कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुक्ला परिवार ने आपको बात करने का मौका नहीं दिया था। एक बार हमारे बॉस सिद्धार्थ यहाँ से फ्री होकर चले जाएं, उसके बाद क्या आपको सच में लगता है कि शुक्ला परिवार आपको इतनी आसानी से जाने देगा? वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपको अपनी औकात दिखाने के लिए और आपसे आपका सब कुछ छीनने के लिए। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़े एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ओह गॉड, शायद मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि शुक्ला परिवार इतना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे बॉस सिद्धार्थ की जिंदगी मेरे हाथों में है और अभी भी तुम लोग अपनी आवाज तेज करके मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को इस बात का डर नहीं लग रहा कि मैं कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे बॉस सिद्धार्थ को मार सकता हूँ? शायद सामने खड़े हुए लोगों को पता था कि कार्तिक अपनी बात में सबसे पहले सिद्धार्थ को बीच में लाएगा और इस बात की धमकी देगा कि वो कभी भी सिद्धार्थ को मार सकता है, पर फिर भी ये लोग अपने एटीट्यूड को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था इन लोगों की प्लानिंग।
हाँ, यहाँ आने से पहले इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी और उसी की वजह से इन लोगों को कार्तिक से इस तरह बात करने की हिम्मत मिल रही थी। इन लोगों को पहले से ही पता था कि अगर ये लोग कार्तिक से पोलाइट बिहेव करेंगे या उससे अपने बॉस सिद्धार्थ को छोड़ने के लिए भीख मांगेंगे तो सिद्धार्थ की वजह से कार्तिक इन लोगों पर हावी हो जाएगा और वो कभी भी इस नेगोशिएशन को सही तरीके से नहीं जाने देगा। और इसीलिए शुरू से लेकर अभी तक ये लोग लगातार कार्तिक पर अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसे धमकाने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये लोग ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि शुक्ला परिवार कभी भी कार्तिक पर वार कर सकता है और कार्तिक को कभी भी अपने घेरे में ले सकता है। जब इन लोगों ने देखा कि कार्तिक अपनी बातों में सिद्धार्थ का इस्तेमाल कर रहा है तो इन लोगों को मन ही मन थोड़ी सी शांति हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा था कि इनकी कार्तिक को दी हुई धमकी अब काम आ रही है और कार्तिक डर की वजह से सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि शुक्ला परिवार मुंह की खाएगा या फिर इस बार राजा को हार माननी पड़े। शुक्ला जी के भेजे हुए लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब कार्तिक उनसे डरने लगा है, इसीलिए वो बार बार सिद्धार्थ का नाम ले रहा है और इसीलिए उन लोगों ने कॉन्टिन्यूअस अपना एटीट्यूड बनाए रखा। यही सब सोचकर उन लोगों ने अपना अगला दांव खेला और अपनी आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करते हुए कार्तिक से कहा, देखिए मिस्टर कार्तिक मित्तल, मुझे नहीं लगता कि हमें इस सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत है। ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे बात करके सुलझाया जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए और सिद्धार्थ सर को हमारे साथ सही सलामत जाने देना चाहिए। इन लोगों को लग रहा था कि शायद इस वक्त कार्तिक मन ही मन इस बात से डर रहा है कि कहीं शुक्ला परिवार फिर से इन लोगों पर अटैक ना कर दे। हालांकि इन लोगों को पता नहीं था कि शुक्ला परिवार कार्तिक की नजरों में सिर्फ एक ताकतवर चींटी थी जिसे कार्तिक कभी भी अपने पैरों से कुचल सकता था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने खड़े हुए लोग क्या चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही कार्तिक ने देखा कि सामने खड़े हुए लोग अचानक से अपनी बातों को जरूरत से ज्यादा मीठा बना रहे हैं तो कार्तिक ने इन लोगों से कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी गलतफहमी किसी इंसान को 10,000 लोगों को एक साथ लाने की इजाजत देती है, वो भी किसी और के प्राइवेट आइलैंड पर? और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आकर वो इंसान आइलैंड के मालिक और यहाँ की चीजों पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश करता है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये कोई गलतफहमी है? कार्तिक को गुस्सा करते हुए देखकर शुक्ला परिवार से आए हुए आदमी ने तुरंत कार्तिक से कहा, यह जरूर कोई गलतफहमी है सर। हो सकता है कि हमारे सर को किसी ने कुछ देर के लिए बहला दिया हो, पर आप हमारे बॉस को यहाँ से जाने देंगे तो हमारे शुक्ला सर जरूर सिद्धार्थ सर को एक अच्छा सबक सिखाएंगे और उनकी इस गलती के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने कोल्ड स्माइल देते हुए कहा, फिर इस काम के लिए तुम्हारे शुक्ला सर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ के लिए अच्छा रहेगा कि वो यहीं रहे। मैं खुद थोड़ी मेहनत करूंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जब कुछ लोगों ने देखा कि कार्तिक अभी भी इस बात को पकड़े हुए है और नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है तो उन लोगों ने तुरंत पॉइंट पर आते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, सीधे पॉइंट पर आकर बात करते हैं। हमारे बॉस सिद्धार्थ को यहाँ से सही सलामत ले जाने के लिए आप हमसे क्या चाहते हैं? आपकी जो भी शर्त है आप हमें बता सकते हैं। ये एक नेगोशिएशन थी और ऐसी नेगोशिएशन में कभी भी एक हाथ से कुछ नहीं जाता था। अगर एक इंसान को कुछ मिल रहा होता था तो दूसरे को भी उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता ही था। शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन लोगों को अच्छे से पता था कि इस वक्त सिद्धार्थ कार्तिक के हाथों में है और कार्तिक इतनी आसानी से उसे यहाँ से जाने नहीं देगा और इसीलिए उन लोगों को लग रहा था कि जरूर कार्तिक सिद्धार्थ को यहाँ से भेजने की कीमत चाहता है। और इसी तरह से तो हर बड़े परिवार में आज तक डील्स होती आई हैं। शुक्ला परिवार अपनी बात कहकर बस अब कार्तिक के जवाब का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग देखना चाहते थे कि सिद्धार्थ की कीमत कार्तिक क्या लगाता है। शुरू में जोश जोश में इन लोगों ने कार्तिक को डराने की कोशिश जरूर की थी, पर जल्दी ही इन लोगों को समझ आ गया था कि कार्तिक के एरिया में खड़े होकर ये कार्तिक पर चिल्लाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कार्तिक का एटीट्यूड देखकर इन लोगों को समझ आ गया था कि ये लोग अपने हिसाब से इस बाजी को तब तक नहीं पलट सकते हैं जब तक कार्तिक इन लोगों को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। और इसीलिए इन लोगों ने तुरंत अपनी बातों में एक नरमी बरतनी शुरू कर दी और साथ ही साथ सीधे मेन नेगोशिएशन पॉइंट पर आ गए। शुक्ला परिवार के लोगों को लग रहा था कि अगर ये लोग सिद्धार्थ को सही सलामत यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं तो इन लोगों को सबसे पहले कार्तिक को अपने विश्वास में लेना होगा। एक बार उनके बॉस यहाँ से सही सलामत चले जाएं, उसके बाद इन लोगों को आगे चलकर कार्तिक के लिए प्रॉब्लम खड़ी करनी है या नहीं, ये लोग इस बात को फ्यूचर पर ही छोड़ने वाले थे। हालांकि एक बात सच है, इन लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक इतना ज्यादा जिद्दी होगा कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कार्तिक की नजरों में ये टर्म्स एंड कंडीशंस और पैसा सब कुछ बस एक मजाक था। क्योंकि कार्तिक वही करता था जो उसे करना होता था और पैसा उसकी जिंदगी में भले ही देर से आया था, पर जब आया था तब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ शुक्ला परिवार के लोग अपने मन में सोच रहे थे कि शुक्ला परिवार के इकलौते वारिस होने के नाते सिद्धार्थ को वापस भेजने के लिए कार्तिक उन लोगों से बहुत बड़ी अमाउंट मांगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक मन ही मन इन लोगों पर इसी बात पर हंस रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल बादलों की तरह थी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। कार्तिक के लिए पैसे कमाना और उन्हें खर्च करना दोनों ही बस कुछ पल का खेल था, इसीलिए उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कार्तिक के अंडर में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सब में जितना इन्वेस्टमेंट करना था वो कार्तिक कर चुका था और अब वहां से इन्वेस्टमेंट की बजाय सिर्फ रिटर्न आने वाला था और लगातार कार्तिक के पास अपनी हर एक प्रॉपर्टी से खूब पैसा आ रहा था। खास करके सुपर फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल आइलैंड पर बनाई गई थी, रजत और उसकी पूरी टीम काफी मेहनत करके अपनी रिसर्च से उन सारे प्रोडक्ट्स को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करने जा रहे थे और कार्तिक को पूरा विश्वास था कि एक बार मार्केट में लॉन्च होते ही उसे इन प्रोडक्ट्स से इतना पैसा मिलेगा जितना वो सोच भी नहीं सकता है। और साथ ही साथ पूरी ग्लोबल लाइन इन प्रोडक्ट्स की वजह से बदलने वाली थी। एक तरफ कार्तिक था जिसके पास सब कुछ था, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार था जिनके पास पैसों के अलावा कोई खास प्रॉपर्टी नहीं थी और ना ही बहुत ज्यादा नाम और शोहरत इन लोगों के पास थी। शुक्ला परिवार के पास सिर्फ 1 दर्जन जेड स्टोन की खदानें थी जिसे शुक्ला परिवार किसी बहुत बड़े खजाने की तरह ट्रीट करता था और उन्हें लगता था कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है जिससे वो किसी को भी डरा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शुक्ला परिवार जिसे अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था, उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के जेड स्टोन तो कार्तिक के आइलैंड पर उसे अचानक से मिले थे, जिसे कार्तिक ने शायद 1% भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। और जो उसे मिला था वो भी उसने अपने आलिशान मैनर की दीवारों पर और जमीन पर यूज किया था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि शुक्ला परिवार कार्तिक के सामने एक छोटी सी चींटी से ज्यादा और कुछ नहीं था। ऐसे में ये लोग कार्तिक को क्या ही दे सकते थे। कार्तिक ने जैसे ही सुना कि ये लोग सिद्धार्थ को यहाँ से रिलीज करवाने के लिए कंडीशन रखने की बात कर रहे हैं, तो कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कंडीशन? असल में मैं नेगोशिएशन करने में ज्यादा भाव नहीं खाता। मुझे शुक्ला परिवार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे शुक्ला परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोगों ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम से रिलैक्स हो गए और चैन की सांस लेने लगे। कार्तिक की बात सुनकर इन लोगों को लग रहा था कि कार्तिक जरूर डर गया होगा, कहीं शुक्ला परिवार इस पर हमला ना कर दे, यही सोचकर डर गया है वो। इसीलिए इन लोगों से वो कुछ नहीं मांग रहा और चाहता है कि सब कुछ शांति से निपट जाए। शुक्ला परिवार के लोग इस वक्त जो सोच रहे थे उसके पीछे का कारण भी सही था। इन लोगों को तो यही लग रहा था कि कार्तिक उनसे ना ही तो पैसे मांग रहा है और ना ही कोई शर्त रख रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो शुक्ला परिवार से डर गया है। कार्तिक की बात सुनकर शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन लोगों ने एक साथ कार्तिक की बात से सहमत होते हुए उससे कहा, ये बिल्कुल सही है मिस्टर कार्तिक, लोगों के बीच शांति बनी रहे, यही सबसे अच्छी बात है। हालांकि इन्हें नहीं पता था कि कार्तिक के मन में तो कुछ और चल रहा है, जो जल्दी ही इनके कानों में पड़ने वाला है और इनके लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट से कोई कम नहीं होने वाला। इन सब लोगों को शांत और रिलैक्स देखकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए इन लोगों से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे बॉस सिद्धार्थ यहाँ पर यानी इस आइलैंड पर रहकर मेरे लिए अगले 5 सालों तक काम करे। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे मैं खुद उसे रिलीज कर दूंगा। वैसे भी समय तो रेत की स्पीड से बीतता है, पलक झपकते ही 5 साल बीत जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। कैसा रहेगा ये आइडिया? मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सिंसियर हूँ। जैसे ही इन लोगों ने कार्तिक की बात सुनी तो अगले ही पल इन लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और इनका खून खौलने लगा। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनके कपड़े अभी फट कर बाहर आ जाएंगे। अगर इस वक्त इन लोगों के आसपास खड़े हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें देख नहीं रहे होते तो शायद अभी तक ये लोग कब का एक साथ कार्तिक पर हमला करके उसकी जान ले चुके होते। अब इन लोगों को समझ में आ रहा था कि कार्तिक ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे शुक्ला परिवार से कोई पैसा या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि उनके बॉस सिद्धार्थ अगले 5 सालों तक यहाँ किसी लेबर की तरह काम करें। क्या ये अपने आप में शुक्ला परिवार की बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं थी? भले ही सिद्धार्थ शुक्ला परिवार का इकलौता बेटा था और शुक्ला परिवार को लगता था कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पर है, पर कार्तिक के लिए तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। कार्तिक की नजरों में ये लोग सिर्फ एक कचरा थे, जिसे कार्तिक तुरंत अपनी आंखों के सामने से साफ कर देना चाहता था। वहीं जब शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने गुस्से से कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? कुछ लोगों को तो अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शायद उन लोगों ने जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया है, क्योंकि कार्तिक उन लोगों से ऐसी डिमांड कैसे कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कार्तिक के लिए ये सब कुछ बहुत आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे मौके को छोड़कर सिद्धार्थ से लेबर का काम करवाना चाहता था, जबकि उसे सिद्धार्थ के बदले अच्छी खासी फिरौती की रकम मिल सकती थी। शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोग मन ही मन यही सोच रहे थे कि आखिर कार्तिक उन लोगों से चाहता क्या है और उसके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। अगर कार्तिक अपनी इस बात पर अड़ता है तो डेफिनेटली उनके और शुक्ला परिवार के बीच में आज के बाद किसी भी नेगोशिएशन की कोई जगह नहीं रह जाएगी। और क्या सच में कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि शुक्ला परिवार आगे चलकर उसे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है, क्योंकि म्यांमार जैसे देश में जहां हर वक्त लड़ाई का और वॉर का सीन बना रहता है, वहां पर इतने सालों से राज कर रहा शुक्ला परिवार ताकत तो जरूर ही रखता होगा, इसीलिए वो पूरे देश में इस वक्त नंबर 1 है। पर क्या लगता है आपको, क्या ये नेगोशिएशन फेल हो जाएगी? एक बार के लिए तो कार्तिक की बात सुनकर शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक का ये एक्शन थोड़ा सा इरेशनल है। हालांकि कार्तिक को इतनी कम उम्र में ये सब करते हुए देखकर और इतनी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री को चलाते हुए देखकर इन लोगों के दिमाग में सिद्धार्थ को लेकर कुछ ख्याल आने लगे। अरे बड़े परिवार का बेटे इसी तरह का एटीट्यूड रखते हैं, क्योंकि बचपन से उन लोगों को कुछ ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इन लोगों में अपने आप ही एक घमंड आ जाता है और उन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। शायद यही सोचकर सिद्धार्थ अपने साथ इतने सारे लोगों को यहाँ लेकर आया था ताकि वो कार्तिक से अपनी इंसल्ट का बदला ले सके, क्योंकि इस तरह के लोग अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अपने उसी गुस्से में आकर सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया। हालांकि उसके लाए हुए सारे लोग इस वक्त बहुत बुरी हालत में थे और कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखकर कार्तिक को गुस्सा आना लाजमी था। वो अपने मन में इस गुस्से को दबाकर बैठा हुआ था और सही टाइम आने का इंतजार कर रहा था। और ये बात तो सच है कि सिद्धार्थ के इतना कुछ करने के बाद कार्तिक उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। ये सारी बातें सोचकर शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन लोगों ने अपना सिर नीचे करके एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया। और कुछ देर डिस्कस करने के बाद इन लोगों ने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, क्या हम लोग अपने फोन से एक बार बात कर सकते हैं? कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए उसने तुरंत उन लोगों को ऐसा करने की इजाजत दे दी। ये सभी लोग अकेले में अपने बॉस से बात करना चाहते थे, इसीलिए कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हाथ दिखाकर इन लोगों को बाहर भेजने का इशारा कर दिया ताकि ये लोग आराम से अपने बॉस से बातें कर सके। कार्तिक की इजाजत मिलते ही शुक्ला जी के कुछ लोग हॉल के बाहर चले गए और वहां पर एक शांत जगह देखकर अपने बॉस को कॉन्टैक्ट करने लगे। कॉल पर उन लोगों ने शुक्ला जी को अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया था और साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि पूरे आइलैंड का मालिक एक 24-25 साल का लड़का है और वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है और नेगोशिएशन करने को बिल्कुल तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के बगल में खड़ी हुई मैगी ने थोड़ा पजल्ड होते हुए कार्तिक से पूछा, बॉस क्या सच में शुक्ला परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? आप जानते हैं ना ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।
मैगी के साथ साथ कार्तिक के बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कार्तिक के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि शुक्ला परिवार सिद्धार्थ को अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता था और साथ ही साथ इसके बदले कार्तिक को मुंह की रकम देने को भी तैयार था। उसके बावजूद कार्तिक क्यों सिद्धार्थ को नहीं जाने दे रहा था? मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी जानते थे कि सिद्धार्थ उनके किसी काम का नहीं है, और यहाँ तक कि लेबर का काम करने के लिए भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी सिद्धार्थ में नहीं है। ऐसे में अगर सिद्धार्थ यहाँ रहता है तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो कार्तिक और बाकी सब लोगों के लिए मुश्किल ही खड़ी करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे में अगर कार्तिक कम से कम सिद्धार्थ को जाने देगा तो उसके पास एक अच्छी खासी अमाउंट आ जाएगी और यूजलेस सिद्धार्थ भी उसके किसी काम तो आ ही जाएगा। ना तो कार्तिक के लोग इस वक्त कार्तिक के दिल में क्या चल रहा है ये समझ पा रहे थे, और ना ही शुक्ला परिवार के लोग ये समझ पा रहे थे। जितना कार्तिक के लोग कार्तिक को समझते थे उस हिसाब से कार्तिक इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था कि वो सिद्धार्थ से यहाँ लेबर का काम करने को कहे। वहीं दूसरी तरफ अभी तक शुक्ला जी के भेजे हुए लोग शुक्ला जी से फोन पर बात कर रहे थे और अपने लोगों की बातें सुनकर शुक्ला जी खुद से ही बड़बड़ाते हुए सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में सिद्धार्थ ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी हो और इस वजह से कार्तिक का गुस्सा बहुत बढ़ गया हो और उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ, इस वजह से वो इन लोगों से ये सारी बातें बोल रहा है। तभी उन लोगों ने शुक्ला जी से कहा, बॉस हमें लगता है कि ये मामला उतना सिंपल नहीं है जितना हमें लग रहा है। अपने आदमियों की बात सुनकर शुक्ला जी थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। शुक्ला जी का ऑर्डर सुनकर फोन पर उस आदमी ने उनसे कहा, बॉस आप सोच कर देखिए, इस कार्तिक मित्तल के पास तो ग्रीन माउंटेन जेट की खदान है, उसके बाद भी उसने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है और यहाँ तक कि जब हम लोग उसे नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ आ गए हैं तो भी वो सिद्धार्थ सर को यहाँ से नहीं जाने देना चाहता है। इसका कोई तो कारण होगा। चंद्र प्रताप शुक्ला बेवकूफ नहीं थे, उन्हें कहीं ना कहीं इन लोगों की बात समझ में आ गई थी और अगले ही पल उनके चेहरे पर एक डरावना लुक नजर आने लगा था। शुक्ला जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, इम्पॉसिबल, क्या यह कार्तिक मित्तल का दिमाग इतना तेज है? शुक्ला जी की बात सुनकर फोन पर उस आदमी ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, हम कार्तिक मित्तल को सिर्फ इस बात से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि उसकी उम्र बहुत कम है और वो बहुत ज्यादा यंग है, और सबसे बड़ी बात इस कार्तिक मित्तल की पहचान बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इतनी ज्यादा खोज करने के बाद भी हमें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया है। अपने आदमियों की बात सुनकर शुक्ला जी ने उनसे कहा, कार्तिक मित्तल की असली पहचान का पता हम बाद में लगा लेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। पहले ये देखते हैं कि तुमने अभी भी जो एनालाइज किया है वो बात सही है या नहीं। अगर ये बात सही निकली तो शायद बात सिर्फ सिद्धार्थ की सिक्योरिटी की नहीं रह जाएगी। शुक्ला जी की बात सुनकर फोन पर दूसरे आदमी ने कहा, बॉस सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता कि ये बात सच निकले या मेरा एनालिसिस 1% भी सच हो। करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग इस वक्त सिर्फ इसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि सिद्धार्थ ने ही पहले कार्तिक पर अटैक किया था, और सिचुएशन को देखकर हमें समझना होगा कि इस वक्त कार्तिक मित्तल के दिमाग में चल क्या रहा है। इस वक्त कुछ देर के लिए शुक्ला जी ने फोन रख दिया था और अपने खास आदमी से इस बारे में डिस्कशन करने लगे। ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा सोच रहे थे, पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कार्तिक ने नेगोशिएशन करने से मना कर दिया था और साथ ही साथ सिद्धार्थ को रिलीज करने से भी मना कर दिया था। इस वक्त शुक्ला जी के दिमाग में दो बातें चल रही थी। पहली तो ये थी कि कार्तिक के आइलैंड पर बेशुमार जेड स्टोन की खदान थी जिसमें से बहुत ज्यादा जेड स्टोन निकाला जा चुका था, और दूसरी बात ये थी कि इतना जेड स्टोन होने के बाद भी कार्तिक उसे मैनेज नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसे इस जेड स्टोन की कोई कदर नहीं थी। ये सारी बातें शुक्ला जी को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी और उन्हें हर एक एंगल से सोचने पर मजबूर कर रही थी। सब बातों के बारे में सोचकर शुक्ला जी को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वो कार्तिक को एक यंग ब्लड समझने की गलती कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक सिर्फ एक जवान खून नहीं है बल्कि एक श्रूड मैन है और उसने पहले ही अपने दुश्मन यानी शुक्ला जी के खिलाफ प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी थी। इसका मतलब साफ था कि शुक्ला जी का पूरा अस्तित्व जेड स्टोन माइन पर टिका हुआ था। कार्तिक के कंट्रोल में इस वक्त सबसे महंगे और प्रेशियस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की पूरी माइन थी। अगर कार्तिक चाहे तो 1 सेकंड में शुक्ला परिवार के अस्तित्व को ही मिटा सकता था। वो पूरे जेड स्टोन मार्केट पर राज कर सकता था और शुक्ला परिवार के अगेंस्ट बड़ी प्लानिंग कर सकता था। ये सब सोच सोचकर अब धीरे धीरे चंद्र प्रताप शुक्ला जी को थोड़ा डर लगने लगा था। शुक्ला जी सोचने लगे कि उन्हें अपनी वसीयत और वारिस दोनों को बचाना है और इसके लिए उन्हें कार्तिक से बात करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इस वक्त चंद्र प्रताप शुक्ला जी और उनका खास आदमी दिनेश दोनों जितना ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे उतना ही ज्यादा इनका डर बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ ये लोग बेचैन होते जा रहे थे। ये लोग एक दूसरे को मुरझाई हुई आंखों से देख रहे थे क्योंकि शायद इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से ये बाहर कैसे निकले। शुक्ला जी अब और ज्यादा शांति से अपनी जगह पर बैठ नहीं सकते थे। वो बेचैन होकर अपनी जगह पर खड़े हुए और परेशान होते हुए बोले, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ तो करना होगा दिनेश। शुक्ला जी की बात सुनकर दिनेश ने परेशान होते हुए कहा, इस वक्त सिद्धार्थ कार्तिक की कैद में और हम कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बैठे हुए कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी बातें शुक्ला परिवार पर इस तरह से असर कर जाएंगी। असल में ये मामला उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना ज्यादा शुक्ला परिवार इस बारे में सोच रहा था। हालांकि जिन लोगों को शुक्ला जी ने नेगोशिएशन करने के लिए भेजा था वो लोग बहुत हद तक सही भी थे। ये बात सच है कि कार्तिक के मन में कल रात का गुस्सा भरा हुआ था और वो इतनी आसानी से सिद्धार्थ को माफ नहीं करना चाहता था। जवान खून था इसलिए इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। हालांकि ये बात सच है कि इस आइलैंड को बनाने के लिए कार्तिक ने बहुत मेहनत की थी, बहुत खून और पसीना बहाया था और तब जाकर उसका सपनों का ये महल आज यहाँ बनकर खड़ा हुआ था। और इस पर अगर कोई अचानक से आकर हमला बोलेगा या उसे छीनने की कोशिश करेगा तो कार्तिक कैसे शांत बैठ सकता था। एक तो अभी तक कार्तिक का गुस्सा शांत ही नहीं हुआ था और ऊपर से शुक्ला परिवार ने अपने ऐसे लोगों को भेजा था जो अपनी अकड़ और घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। लगातार कार्तिक को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी और शायद इसीलिए शुक्ला जी की मुसीबतें बढ़ गई थी। मैगी का पूछा हुआ सवाल सुनकर कार्तिक ने उसे जवाब देते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा लो प्रोफाइल हूँ।
पर जिस जगह पे मैं रहता हूँ अब धीरे धीरे लोग उस बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगे। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने सहमत होते हुए कहा, ऑफ कोर्स बॉस, आपका आइलैंड और मैनर बहुत ज्यादा यूनिक है और शायद दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह का आइलैंड और मैनर बना हुआ हो। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, इसीलिए धीरे धीरे लोग इस जगह की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और शायद इस वजह से मेरे लिए मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। तो क्यों ना मैं अभी से इस मुश्किल को खत्म कर दूं, मैं उस वजह को ही मार दूं जिसके बाद कोई भी मुझ तक पहुंच ना सके। एक मुर्गे के मरने से बाकी आसपास के जितने भी बंदर हैं वो सब अवेयर हो जाएंगे और कोई भी यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करेगा। जैसे ही कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक की बात सुनी तो सब लोग खुश हो गए और खुश होते हुए एक ही साथ यूनियन में बोले, यस बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुर्गा हमसे सिर्फ एक कदम की दूरी पर है और हमें ये कदम जल्दी उठा लेना चाहिए। तभी विवान ने कार्तिक से कहा, हाँ बॉस, हमें अभी और इसी वक्त उस सिद्धार्थ शुक्ला को मार देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी यहाँ आने की हिम्मत ना करे। क्या लगता है आपको, क्या सच में कार्तिक मार देगा सिद्धार्थ शुक्ला को? कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर उसने इस बार सिद्धार्थ को कोई अच्छा सबक नहीं सिखाया तो फ्यूचर में कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेगा और हर कोई उसकी शांति का और उसके लो प्रोफाइल होने का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आज सिद्धार्थ आया है, कल को कोई और आएगा और कार्तिक ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत से लोग हैं जो पैसों के लिए पूरी तरह से पागल हैं और कहीं भी जा सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने जेडमाइन का पता लगाते हुए यहाँ तक अपने आप यात्रा तय कर ली थी और वैसे ही कल को कोई और कुछ पाने के लिए यहाँ आएगा और कार्तिक की जिंदगी हर वक्त ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में चलती रहेगी। इसीलिए कार्तिक इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था ताकि कोई अपने सपने में भी यहाँ उसकी हुकूमत के बीच में टांग अड़ाने की सोचे भी ना। सिद्धार्थ को सजा देकर कार्तिक बाकी लोगों को एक वार्निंग देना चाहता था कि कोई भी उसके एरिया में घुसने की कोशिश कभी ना करे। हालांकि कुछ भी करने से पहले एक बार अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना वो चाहता था। कार्तिक नहीं चाहता था कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की वो कोशिश करे और बाद में जाकर पछताए, क्योंकि अगर कार्तिक शुक्ला परिवार से कमजोर निकला तो शायद पहले या बाद में उसे हार माननी पड़ेगी और कार्तिक मित्तल हारना नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार को इस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह से उन लोगों के साथ खेल खेल रहा है। शुक्ला परिवार को तो यही लग रहा था कि कार्तिक उनको फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से एक साथ तोड़ेगा और ये सब सोचकर ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। शुक्ला परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि जिस वेल्थ और नाम के भरोसे वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं और अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो नाम व शोहरत कार्तिक की आंखों में सिर्फ एक छोटी सी चींटी के बराबर होगी। शुक्ला जी इस वक्त अपने मन में यही सोच रहे थे कि इस वक्त कार्तिक के सामने उनकी हैसियत किसी ऑर्डिनरी इंसान से ज्यादा नहीं है और वो चाहे जितने पैसे कार्तिक को दे दे पर कार्तिक के लिए वो एक वक्त के खाने से भी कम के बराबर होंगे और इस तरह से शुक्ला जी कभी भी कार्तिक के पैरों की धूल भी नहीं बन सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद शुक्ला जी ने सोचा कि वो वैसे भी कार्तिक से जीत तो नहीं सकते, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश कर लें। यही सोचकर उन्होंने अपने खास आदमी दिनेश से कहा, जाओ जाकर क्रोकोडाइल सोसाइटी से कॉन्टैक्ट करो और जैसा तुमने पहले प्लान बनाया था उसे वैसा ही एग्जीक्यूट करो। शुक्ला जी का ऑर्डर सुनकर दिनेश ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, यस बॉस, मैं अभी उन लोगों से कॉन्टैक्ट करता हूँ। इतना कहकर दिनेश वहां से चला गया और उसके जाने के बाद कहीं जाकर शुक्ला जी ने सुकून की सांस ली। शायद ये कहना एक झूठ ही होगा, इस वक्त शुक्ला जी को अपनी ताकत पर विश्वास था और दूसरी बात, शुक्ला जी दिल से क्रोकोडाइल सोसाइटी के पक्ष में थे नहीं और वो सोसाइटी के लोगों से कॉन्टैक्ट करना भी नहीं चाहते थे। पर इस वक्त मझधार में फंसी हुई उनकी ये नैया कैसे भी करके पार लगाने की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने क्रोकोडाइल सोसाइटी के तौर पर मिले इस तिनके को अपना सहारा बनाने की कोशिश की थी। क्रोकोडाइल सोसाइटी के पक्ष में ना होने का सबसे बड़ा कारण शुक्ला जी के पास ये था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी कभी भी नियम और कायदों को नहीं मानती थी और वो लोग वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है और इसी का डर शुक्ला जी को था कि कहीं आगे चलकर ये क्रोकोडाइल सोसाइटी उनके खिलाफ ना हो जाए और उन्हीं पर उनका वार उल्टाना पड़ जाए। तभी शुक्ला जी के दिमाग में आया कि अब उन्हें इन सब के बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था और तभी उन्होंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल लगा दिया जो अभी भी कार्तिक के मैनर के बाहर खड़े होकर अपने बॉस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शुक्ला जी के भेजे हुए इन लोगों ने देखा कि उनके बॉस उनको फोन कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया और शुक्ला जी से बात की। हालांकि इन लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि शुक्ला जी ने इन लोगों को आगे कार्तिक से कोई भी बात करने से या नेगोशिएशन करने से मना कर दिया था और साथ ही साथ शुक्ला जी ने अपने लोगों को कहा कि वो लोग कार्तिक को एक अच्छी खासी धमकी देकर आए। कहीं ना कहीं अब ये सारे लोग समझ गए थे कि नेगोशिएशन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब शुक्ला परिवार और मित्तल परिवार के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। शुक्ला जी के भेजे हुए लोगों को अपने बॉस की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी और उन्होंने हैरानी से एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया, ये बॉस क्या बोल रहे हैं? कहीं उन्होंने कुछ देर पहले मेरी बात को गलत तो नहीं सुन लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों ने साफ साफ बॉस को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया था। हम सब लोग पहले यहाँ आ चुके हैं, अब क्या करें? कहीं हमें शुक्ला सर ये तो नहीं कह रहे कि हम सिद्धार्थ सर को अकेला छोड़कर यहाँ से चले आए? मुझे तो लगता है कि हमें बॉस की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी ये कार्तिक मित्तल मुझे टेढ़ी खीर लग रहा है, इसे देख के तो लगता नहीं है कि ये हम लोगों से किसी भी तरह की नेगोशिएशन करना चाहता है। मुझे लगता है कि जरूर शुक्ला सर कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, वो जरूर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर तक ये लोग इसी तरह डिस्कस करते रहे और फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इन लोगों का यहाँ वैसे भी कोई काम नहीं है। वैसे भी ये सारे लोग सिर्फ सर्वेंट थे और इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस की इजाजत के बिना कार्तिक से जाकर कुछ भी बात कर सके। कुछ सोचकर ये सारे लोग वापस अंदर हॉल में आ गए जहाँ कार्तिक आराम से शांति से सोफे पर बैठा हुआ था। इन लोगों को देखकर कार्तिक ने इनसे पूछा, तो क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? क्या तुम लोग अभी भी टर्म्स और कंडीशंस डिस्कस करना चाहते हो? कार्तिक का सवाल सुनकर उनमें से एक आदमी ने कहा, नहीं, हम लोग अब इस बारे में कोई भी बातें नहीं करना चाहते।
इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हैरानी से अपनी आंखों की भौं को चढ़ाकर इन लोगों को देखना शुरू कर दिया। इस वक्त एक सेकंड के लिए तो कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जी का सगा बेटा ना हो बल्कि कोई सौतेला बेटा हो जिसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। तभी उस आदमी ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, हमें अभी अभी इस बात का एहसास हो गया है कि हम चाहें आपको कुछ भी ऑफर कर दें पर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई भी कंडीशन नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि बिना टाइम वेस्ट किए आप हमें बता क्यों नहीं देते कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। शुक्ला परिवार के पास उतना सब्र नहीं है कि वो आपके अगले मूव का इंतजार करें। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोगों के पास कोई तो बैकअप प्लान है। वैसे आगे क्या करने का इरादा है, चाहो तो बता सकते हो। कार्तिक का सवाल सुनकर इस आदमी ने खुद को थोड़ा स्ट्रेट कर लिया और तनकर थोड़े घमंड के साथ बोला, हमारे बॉस शुक्ला जी ने कहा है कि वो आपको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर आपने इन 3 दिनों में हमारे छोटे साहब सिद्धार्थ को सही सलामत वापस नहीं आने दिया तो उसके बाद वो आपके परिवार पर अटैक कर देंगे। जैसे ही कार्तिक ने इन लोगों की बात सुनी तो उसके चेहरे पर स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई और अब उसे समझ में आ गया था कि ये खेल अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब खेल खेलने में मजा आएगा। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरा दुश्मन ज्यादा कमजोर ना निकले, पर अब मुझे कोई डर नहीं है। अब जब तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो तो कार्तिक मित्तल किसी से नहीं डरता। वैसे सच सच बताना कि क्या तुम लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारे सिद्धार्थ सर के साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है या हो चुका हो। कार्तिक की बात सुनकर शुक्ला जी के भेजे हुए सारे लोग थोड़ा हैरान हो गए और थोड़े परेशान भी हो गए। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने बैठा हुआ ये कार्तिक मित्तल उनसे चाहता क्या है। ना ही वो उन लोगों से नेगोशिएशन कर रहा है और ना ही इन लोगों से लड़ना चाहता है। हालांकि अभी भी इन सब लोगों के मन में यही चल रहा था कि इनके छोटे मालिक सिद्धार्थ को कोई नुकसान न पहुंचा हो। इसीलिए उन लोगों ने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, अगर आप में हिम्मत है तो सिद्धार्थ सर के साथ कुछ करके दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे शुक्ला सर ने कहा है कि अगर सिद्धार्थ सर के सिर का एक बाल भी बाका हुआ ना, वो इस बात का बदला आपसे जरूर लेंगे। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने खुश होते हुए और जोर से ताली बजाई। फिर इस आदमी की तारीफ करते हुए कहा, ग्रेट, मानना पड़ेगा, तुम लोगों का एटीट्यूड वाकई में बड़ा अच्छा है। जैसे ही सामने खड़े लोगों ने कार्तिक की बात सुनी तो सब लोग एकदम से दंग रह गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है, सामने खड़ा हुआ आदमी इनकी तारीफ क्यों कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि ये आदमी बिना वजह मौत को दावत क्यों दे रहा है। क्यों ये बिना किसी फायदे के लड़ना चाहता है हमसे और अपना नुकसान करना चाहता है। इन लोगों ने अपने मन में सोचा कि कहीं कार्तिक मित्तल को ये तो नहीं लगता कि शुक्ला परिवार कभी भी इन लोगों को हरा नहीं पाएगा, पर फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्तिक मित्तल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। खैर, शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कार्तिक की मेंटल हेल्थ कैसी है और कैसी नहीं। जाते जाते इस आदमी ने कार्तिक से कहा, हमें बस यही कहना था कि उम्मीद है कि मिस्टर कार्तिक इस मामले को अगले 3 दिनों में बहुत ध्यान से कंसिडर करेंगे, क्योंकि शांति बनाए रखना सबके लिए जरूरी है। कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि शांति कब तक बनी रहेगी और 3 दिन के बाद जब वक्त आएगा तो हमें उम्मीद है कि आप हमें अपना फैसला बता देंगे और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि शुक्ला परिवार की ताकत उतनी कम भी नहीं है। अब हम चलते हैं। इतना कहकर यह आदमी दरवाजे की तरफ मुड़ गया और बिना किसी झिझक के वहां से जाने लगा। इन लोगों को जाते हुए देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हल्के से धीरे से कहा, इन लोगों के गट्स को मानना पड़ेगा। मैगी जो कार्तिक के बगल में खड़ी हुई थी उसने कहीं ना कहीं कार्तिक की बात सुन ली थी, इसीलिए उसने कार्तिक की बात पर सहमत होते हुए कहा, ये लोग सिद्धार्थ को छुड़वाने के लिए आए थे और फिर भी इनकी बातों में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इन्हें किसी भी बात की कोई परवाह है। इनका एटीट्यूड शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल एक जैसा ही रहा, मानना पड़ेगा सर, इस तरह के सबॉर्डिनेट्स बहुत कम ही मिलते हैं। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, टैलेंट तो है पर इतना यूजफुल टैलेंट उस शुक्ला परिवार के साथ रहकर वेस्ट हो रहा है। ये देखकर मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। कार्तिक ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि सिद्धार्थ को यहाँ से वो जाने नहीं देगा और सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ करेगा जिससे बाकी सब लोगों को साफ साफ चेतावनी मिल जाएगी और कोई भी कार्तिक के पास आने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब देखना यह है कि 3 दिन किसके हिस्से में रहते हैं। क्या करेगा शुक्ला परिवार क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ मिलकर।